नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। राशन, रेवड़ी और राजनीति, ये बहस आज एक बार फिर से फ्रंट पर आ गई है। और क्यों आई है? क्योंकि एक फैसला लिया है। अगर आप सरकार का तर्क सुने तो आपको यह समझ में आएगा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। हुआ क्या है, आपको यह बता दें। दरअसल सरकार ने यह तय किया है कि जो मुफ्त अनाज योजना है, गरीब कल्याण योजना, उसको 3 महीने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को आगे बढ़ा दिया गया है। ये 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दी गई है। योजना में संशोधन हो सकता है। त्योहारों को देखते हुए सरकार ले सकती है ये फैसला। मुफ्त अनाज की मात्रा में कटौती हो, ये वित्त मंत्री का ये कहना है। 3 महीने योजना बढ़ी तो करीब 45,000 करोड़ रुपए का भार आएगा। और रूस और यूक्रेन युद्ध और दूसरी सब्सिडी के चलते पहले से दबाव है। तो एक तर्क ये दिया गया है कि हमारे ऊपर दबाव है पहले से, लेकिन हम उसके बावजूद फ्री अनाज योजना जारी रख रहे हैं। आगे के लिए हो सकता है कुछ संशोधन हो सके। अब देखिए, इस सब के बीच में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो हो रही है वो ये है कि किस तरीके से गरीब कल्याण योजना में, और जब ये एक्सटेंशन हुआ है, इसमें 2 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं। राशन, रेवड़ी और राजनीति की यह बहस एक बार फिर से सामने आ गई है। कौन बांट रहा है रेवड़ी? आप याद कीजिए कि मतलब बार बार ये मुफ्त वाली चीज को रेवड़ी बोला जाता था, लेकिन अब सरकार गरीब कल्याण के रूप में इसको प्रस्तुत कर रही है। तो कौन बांट रहा है रेवड़ी और कौन कर रहा है कल्याण? ये सवाल एक बार फिर से सामने आ गया है, क्योंकि मुफ्त राशन योजना 3 महीने और हो गई है। और एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हिमाचल और गुजरात चुनाव के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। अनिल शुक्ला वारसी, आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। नंद गोपाल गुर्जर, राजनीतिक विश्लेषक। गुरदीप सिंह सप्पल, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और रीना गुप्ता, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। अनिल शुक्ला जी, आप ये बताइए, अभी कुछ दिनों पहले तक या कुछ समय पहले तक सरकार ये कहती थी कि भाई बहुत दबाव है, इससे एक्सचेकर पर दबाव बनता है, सरकार पर दबाव बनता है, फ्री रेवड़ी नहीं बांटी जानी चाहिए। उसके बाद ये हो रहा था, ये बात बोली गई कि जन कल्याण की चीज रेवड़ी नहीं होती। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि रेवड़ी क्या है और जन कल्याण क्या है, और ये कौन तय करेगा? क्या बीजेपी या केंद्र सरकार द्वारा तय मापदंड के हिसाब से ये माना जाए कि क्या चीज रेवड़ी है और क्या जन कल्याण है? जी देखिए, ऐसा है कि जो एक अच्छा प्रधानमंत्री होता है या एक जो अच्छा शासक होता है, उसकी सबसे आदर्श नीतियां भी होती, उस नीतियों को लेके चलता है, उन नीतियों के हिसाब से उसको काम करना होता है। और उसको अगर वो भी है तो पितृ निरंकुश होता है, पिता की तरह उसको क्रोध भी करना चाहिए अगर जरूरत पड़े। और लोगों की जो मुसीबतें हैं, जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, उनके लिए काम करना चाहिए, उसके काम आना चाहिए। लोगों के इस तरह की पॉलिसी बनाना चाहिए कि दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हो। फॉरेन पॉलिसी इस तरह की होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि माननीय मोदी जी में वो सारी चीजें हैं जो एक उत्तम प्रशासक के उसमें होना चाहिए। अब तो जहां तक बात है विरोधियों का काम है, वो तो कोई भी आप काम करोगे तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। मेरे सवाल को आपने एकदम साइड स्टेप कर जरूर दिया। कह सकता हूं, जो सवाल मैंने पूछा था अनिल शुक्ला जी, उससे एकदम अलग आप विपरीत जवाब दे गए। मेरा सवाल ये है कि जब आप करें तो जन कल्याण, जब दूसरे करें तो रेवड़ी। उसी सवाल पे मैं आ रहा हूँ। ये राशन लोगों को देना, ये जन कल्याण में आता, लोगों के हित में आता, क्योंकि दिक्कत है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि इस देश के अंदर या तो जो है क्या नाम अशोका द ग्रेट हुआ या अकबर द ग्रेट हुआ, और इतिहास लिखेगा हिंदुस्तान का मोदी द ग्रेट। अब इसमें जो है कहीं कोई वो इफ एंड बट की बात नहीं है। अच्छा, समय है, समय आएगा, आएंगे आपके पास। मैंने दूसरी बार अटेम्प्ट किया, आपसे सवाल पूछने की कोशिश की कि ये रेवड़ी है या जन कल्याण, आप मोदी द ग्रेट पर ले गए। मैं अब आना चाहता हूं गुरदीप सिंह सप्पल जी आपके पास, और फिर रीना गुप्ता। गुरदीप जी, देखिए, ये रेवड़ी वाली बात बहुत समय से हो रही है। इस बीच हम कदापि भी इस डिबेट के माध्यम से ये नहीं कहना चाहते हैं कि गरीबों का कल्याण ना हो,
लेकिन परिभाषा कौन तय करेगा कि कल्याण क्या है और रेवड़ी क्या है? और दूसरी चीज, 3 महीने के लिए बढ़ाया है। हम सब जानते हैं 3 महीने में दिवाली के, भाई दूज के, छठ के और त्योहार के सीजन के अलावा 2 राज्यों के चुनाव भी निपटेंगे। संकेत जी, आपने ठीक बोला। इस बात का कोई विरोध नहीं कर सकता कि गरीबों को राशन मुफ्त में क्यों मिल रहा है, मिलना चाहिए। समस्या यहाँ पे है कि मोदी सरकार ने जो लोगों का अधिकार था उसको एहसान के रूप में बदल दिया। ये जो राशन मिलता है, 2013 के अंदर फूड सिक्योरिटी एक्ट पास हुआ था, जिसमें कहा गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों के 75% और शहरी क्षेत्रों के 50% लोग, जो 81 करोड़ होते हैं, उनको ये राशन 1 और 2 रुपए के हिसाब से मिलना चाहिए। तब मोदी सरकार ने जैसे ही 14 में आए तो इसको मना कर दिया, इसको अंत्योदय से जोड़ दिया, बोला 80 करोड़ बहुत ज्यादा है, हम सिर्फ 20 करोड़ को देंगे। और आज जो वो अधिकार था, अधिकार आपने छीन लिया और अब चुनावों के हिसाब से, अपनी मनमर्जी के हिसाब से आप उसको जनता को एक एहसान के रूप में 3-3 महीने, 6-6 महीने के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। ये समस्या है। और दूसरी बात कि अगर कोई और सरकार इस तरह की जन कल्याण की बात करेगी, उसको खुद प्रधानमंत्री रेवड़ी बोल देंगे, आपने खुद बोला है। और तो ये समस्या इस देश के सामने आज की तारीख में है कि अगर प्रधानमंत्री खुद जन कल्याण के कार्यों को रेवड़ी बोलते हैं और अधिकार को एहसान में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं, तो इसका तो विरोध होगा। स्कीम का विरोध नहीं होगा, उनकी नीयत का विरोध होगा, उनकी नीति का विरोध होगा। अगर इतने ही उनके मन में गरीब कल्याण है तो जो 2013 का कानून है उसको हूबहू लागू करें। आज 90 करोड़ लोगों को उसके अंदर कवरेज है, उन 90 करोड़ लोगों को उनको अधिकार दें और साल भर जब तक कि वो गरीबी से बाहर नहीं आते हैं, जो कि 2011 के सर्वे में आया था, लोगों को जरूरत है, ये राशन जारी रखें, इसको चुनावों से ना जोड़ें। जी, रीना गुप्ता, आप किस तरीके से देखती हैं इस बहस को? देखिए, गुजरात में चुनाव होगा, हिमाचल में चुनाव होगा, त्योहार का सीजन तो है ही, लेकिन अब सरकार की विश्लेषण के हिसाब से उन्होंने ये माना, उन्होंने जब रिव्यू किया तो उन्होंने ये माना कि ये स्कीम अभी 3 महीने और बढ़ाई जानी चाहिए। तो सबसे पहला सवाल ये है कि किस हिसाब से ये तय हो रहा है कि ये स्कीम कितनी बढ़ाई जाए? इस हिसाब से कि चुनाव हो रहे हैं या इस हिसाब से कि इसकी जरूरत है या नहीं? देखिए संकेत जी, पूरी दुनिया की सारी सरकारें जो होती हैं वो टैक्स लेती हैं और उसी टैक्स के पैसे से योजनाएं या स्कीम्स को बनाती हैं। लेकिन मोदी सरकार पहली सरकार है जो टैक्स तो बढ़ाती जा रही है और टैक्स का सारा पैसा वो अपने दोस्तों के कर्जा माफी में खर्च कर रहे हैं। यही कारण है, आप देख रहे हैं कि दिन पे दिन जो है गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल हो, सब कुछ महंगा होता जा रहा है। इससे जो है एक देश का बहुत बड़ा तबका जो है, जो आज की तारीख में बहुत वंचित है। और यही कारण है कि इतना बड़ा तबका जो है उसको सरकार के राशन पे निर्भर होना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार, हम तो हमेशा से ये कहते आए हैं कि देश में मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो राशन हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो स्कूल हो, ये हर एक नागरिक का अधिकार है। ये कोई एहसान नहीं है जो मोदी जी हमारे ऊपर कर रहे हैं। जैसे कि इनके एक सांसद कह रहे थे कि इन्हें मोदी जी का एहसान मानना चाहिए कि फ्री राशन खिलाया। फ्री राशन कोई अपनी जेब से नहीं खिला रहा है। फ्री राशन जो दिया जा रहा है या कोई भी सुविधा दी जा रही है इस नागरिक को, देश के नागरिक को, तो वो हमारे ही टैक्स के पैसे से दी जा रही है। और अगर मोदी जी ने अपने दोस्तों का 10 लाख 11 लाख करोड़ का कर्जा माफ ना किया होता तो आज की तारीख में एक तो सरकार के पास पैसा भी ज्यादा होता और जो 133 लाख करोड़ का जो कर्जा इन्होंने केंद्र सरकार पे चढ़ाया हुआ है वो कर्जा भी ना होता और सरकार बहुत ऐसी योजनाएं बना सकती थी जिससे कि एक आम इंसान को कुछ सुविधा मिल पाती, कुछ राहत मिल पाती। तो जब ये चाहे तो उसको ये कह देते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। और जब आम आदमी पार्टी गुजरात में जाके कहती है कि हम जनता के लिए अच्छा स्कूल देंगे, अच्छा अस्पताल देंगे, तो अमित शाह जी कहते हैं कि सपने दिखा रहे हैं। ये कोई सपने नहीं दिखा रहे हैं, हमने दिल्ली में करके दिखाया है, पंजाब में करके दिखाया है और गुजरात में भी हम करके दिखाएंगे। और ये तो हर एक सरकार का कर्तव्य होता है, मॉरल ड्यूटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर नागरिक के पास ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए। 75 साल में ये जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें रही हैं, तो ऐसा क्यों है कि आज की तारीख में भी देश की 50% से ज्यादा जनता जो है फ्री राशन पे क्यों उसको डिपेंड होना पड़ रहा है?
क्योंकि इन दोनों सरकारों ने कुछ किया ही नहीं। मिल बांट के सिर्फ लूट खसोट करी है पूरे देश में। अगर इन्होंने किया होता अच्छे से काम तो आज ऐसा ना होता कि 50% जो जनता है उसको फ्री राशन पे निर्भर रहना पड़ता। जी नंदगोपाल गुर्जर जी, आपके विचार। देखिए, मैं बार बार कई बार हम ये बहस कर चुके हैं इस कार्यक्रम में, और हर बार एक बात जिस पर हम सब ने सहमति जताई वो ये है कि परिभाषित किया जाए कि जन कल्याण क्या है और रेवड़ी क्या है। भाई डेफिनेशन तो होनी चाहिए ना, सारी बहस तो उस परिभाषा पर ही हो रही है। ऐसा ना हो जाए कि एक इंसान करे वो अपने काम को तो वो जन कल्याण बताए, दूसरे के काम को रेवड़ी। संकेत जी, डेफिनेशन हो जानी चाहिए कि क्या है रेवड़ी की परिभाषा क्या। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। आपका क्वेश्चन बहुत वाजिब है। अभी कुछ समय पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी करी थी रेवड़ी वाले विषय पे, और उस समय हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी टिप्पणी की थी कि ये रेवड़ी कल्चर को खत्म करना है। लेकिन जो आप कह रहे हैं क्या हो, वो कौन डिफाइन करे, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। और आज के समय में यदि मोदी जी जैसा यशस्वी या मजबूत प्रधानमंत्री रेवड़ी कल्चर को नहीं खत्म कर सकते हैं तो बहुत मुश्किल होगा देश के लिए, क्योंकि आज के समय में आप मानते हैं ये अनाज योजना जो है ये रेवड़ी है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो अधिकार था। अधिकार है उनको शिक्षा का, अधिकार है उनको स्वास्थ्य का, उन्हें एजुकेशन दे, उन्हें सक्षम बनाए। खाने का अधिकार नहीं है। वो देश पर कोई बोझ ना बने, देश में वो काम करें, देश की तरक्की में कंट्रीब्यूशन करें, ये सरकार की जिम्मेदारी है। यदि आप उनको सक्षम बना देंगे तो क्यों कोई भी सर ऐसा है तो जब तक वो सक्षम नहीं बन जाते तब तक भूखे रहें। लेकिन खाना तो रोज ही खाएंगे ना, जब तक सक्षम बन रहे हैं तब तक क्या करेंगे? कोई प्रोबेशन पे थोड़ी लग जाएगा पेट। लेकिन अब वो कोविड वाला समय तो नहीं रहा, पास काम नहीं था। फिर आप बताइए, फिर केंद्र सरकार, फिर आपकी सरकार ने इसको एक्सटेंड क्यों कर दिया? अगर कोविड वाली समस्या नहीं है तो हटा देते, कह देते कि अब जरूरत नहीं है। कि देश की वोट राजनीति जो है, प्रजातंत्र में वोट की जो राजनीति, गोपाल जी यही तो मैं सवाल पूछ रहा हूं। ये जो 3 महीने के लिए बढ़ा है, इसमें जो है त्योहार तो एक लॉजिक समझ में आता है, दूसरा लॉजिक ये है कि 2 राज्यों के चुनाव निपट जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। त्योहार से ज्यादा ये राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि ये कल्चर बन चुकी है कि आज यदि लोकतंत्र में किसी को आगे जाना है, वोट लेनी है जनता की, तो इन ऐसी जो लोक कल्याणकारी कहें या फ्री वाली रेवड़ी वाली कल्चर कहें, उसको लागू। अनिल शुक्ला जी का जवाब। शुक्ला जी आप ये बताइए कि ये तो बड़ा आरामदायक सी पोजीशन है ना कि 2 चुनाव निपट जाएं बस, फिर देखा जाए। देखिए ऐसा है, जो आप डेफिनेशन जानना चाहते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं, जो बुनियादी चीजों के लिए खर्चे होते हैं, वो चाहे डैम बनाना, चाहे जो है ग्रिड बनाना, चाहे और बड़े बड़े काम करना, वो सारे जन कल्याणकारी नीतियों में आते हैं। रह गई बात जहां तक फ्री राशन वाली, तो जो हमारा 80 करोड़ लोग हैं जो पैंडेमिक में जिनको दिक्कत थी, जिनके रोजगार चले गए थे, उनके लिए इंतजाम किया गया। अब आज आप देख रहे हैं जिस तरीके से जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध को लेकर के आज गेहूं की क्या स्थिति हो गई है, आज उसके दाम बढ़े हुए हैं। तो इसके वजह से अगर गरीब लोगों को 3 महीने के लिए और राशन देने की सुविधा बढ़ा दी गई तो विपक्षी पार्टी के लोग परेशान हो रहे हैं। हम इन लोगों से ये कहना चाहेंगे कि आप बजाय इसके करने के, जो आप बता रहे हैं कि हम गुजरात में ये कर देंगे वो कर देंगे, पहले आप अपने पार्टी से भ्रष्टाचार दूर करें। रोज आपके लोग पकड़े जा रहे हैं, रोज आपके लोग जेल जा रहे हैं, आप उनका जो है ख्याल कर नहीं रहे, उनको देख नहीं रहे, और आप जो है क्या सीधे अगर आप बात करेंगे तो मुझे रिस्पांस लेने में भी आसानी होगी। हाँ, तो इशारा हमारा आप पार्टी की तरफ है। जरा जवाब ले लें। रीना गुप्ता जी का राइट टू रिप्लाई। शराब कांड में जा रहे हैं रीना, मैं समझ गया, क्योंकि आपने पहले आप इशारों में बोल रहे थे तो मुझे समझ में नहीं आया। अब आपने सीधा बोल दिया तो राइट टू रिप्लाई ले लेते हैं जवाब। इशारा नहीं, दुनिया ये भी तो देख रही है ना। रीना गुप्ता जी का जवाब। आप उसकी बात करते हैं तो जो आप इस समय
अरे मुझे जवाब देने दीजिए प्लीज शुक्ला जी। हाँ जी बोलिए। इस समय देश में बेरोजगारी की, महंगाई की जो हालत है, उस पे काम करने की बजाय मोदी जी जो हैं सिर्फ विपक्ष के और आम आदमी पार्टी के ऊपर टारगेट बनाए हुए हैं। और इनको पता है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हालत है, आम आदमी पार्टी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। तो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने तो हमें बोल ही दिया है सबको कि सब तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए। और हमें पता है कि इसी तरह के फर्जी मुकदमे बनाएगी केंद्र सरकार। आप अच्छे काम करके अच्छे काम अरे करके जेल जाओ ना शुक्ला जी। शुक्ला जी अच्छे काम करके जेल जाओ करके बोलेंगे शुक्ला जी, एनडीटीवी है ये। अच्छे तो आप काम करके जेल देखिए जाइए। देखिए एक-एक करके कि प्लीज, फर्जी एक-एक करके। मुकदमे, संकेत जी बिल्कुल फर्जी मुकदमे और बहुत बनेंगे। और ये हमें सबको पता अब है कि एक एक करके शुक्ला जी रुकिए, एक एक आप मौका दे देंगे आपको शुक्ला जी, आप अपनी बात कह दीजिएगा एक एक करके प्लीज। हाँ देखिए जो सत्येंद्र जैन का केस चल रहा था उसमें सीधे सीधे जब जज ने 3 बार सवाल ये पूछा कि सबूत तो लाइए, तो केंद्र सरकार ने उस जज पे भी शक करना शुरू कर दिया और उसको केस को ट्रांसफर करने की एप्लीकेशन लगा दी। ये मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ होगा कि केंद्र सरकार कह रही है हमें इस जज पे विश्वास नहीं है और हम इस जज के कोर्ट से अपनी एप्लीकेशन ठीक है। ट्रांसफर देखिए करना चाहते देखिए हैं। आम आदमी पार्टी और उस पर भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो अपने आप में एक बहस का विषय है, और अगर उस पर बात करने लगेंगे तो आज का जो मुद्दा है मुफ्त अनाज योजना, उससे हम जरा भटक जाएंगे। सप्पल जी अब मैं आपके पास आना चाहता हूं और फिर उसके बाद वारसी जी वापस आऊंगा आपके पास। सप्पल साहब यही सवाल मैं दोबारा आपसे दोहराना चाहता हूं जो मैंने नंदगोपाल गुर्जर जी से पूछा। डेफिनेशन परिभाषित करें कि जन कल्याण क्या है और रेवड़ी क्या है, वरना फिर यही होगा, हम हर बार यही बहस करते रहेंगे। संकेत जी ये कोई नया सवाल देंगे। नहीं है, ये नया सवाल नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया 2 इश्यूज हैं इसके अंदर। जन कल्याण क्या है ये सरकारों को तय करने की आजादी होनी चाहिए, अपनी अपनी पॉलिसी के हिसाब से, अपनी अपनी सोच के हिसाब से अलग अलग पार्टी तय करती हैं। कांग्रेस पार्टी के हिसाब से जन कल्याण क्या है, वो जो फूड सिक्योरिटी एक्ट बना था उसमें हमने तय कर दिया था कि हर व्यक्ति जो है, जो एक रेखा से नीचे है, वो आज की तारीख में 89 करोड़ लोग होते हैं, उनको मुफ्त में राशन मिलना ही चाहिए। ये हमने तय किया है। आम आदमी पार्टी अपने हिसाब से कुछ तय कर सकती है, बीजेपी अपने हिसाब से तय करे, लेकिन इसको जब आप ये कहते हैं कि जनता पे एहसान है तो ये गलत हो जाता है। आज शुक्ला जी इस बात का जवाब दें मुझे कि अभी इसी सीजन के अंदर जो गेहूं का प्रोक्योरमेंट हुआ है उसमें उन्होंने 67,000 करोड़ रुपए बचाए हैं, प्रोक्योरमेंट कम किया है। पैसा जो जनता के पास जाना था सरकार ने उसको रोक लिया, और आज आप उसी पैसे को आप कहते हैं कि हम एहसान करके अब 45,000 करोड़ का राशन दे देते हैं। तो ये जो जगलरी करते हैं, ये इधर एक हाथ से ले एक हाथ से दे, जीएसटी हर चीज पे बढ़ा देते हैं। आम लोगों के लिए आज की तारीख में महंगाई में जीना मुश्किल हो रहा है, उसको आप नजरअंदाज करते हुए एहसान के रूप में दिखाएंगे कि हम जनता को दे रहे हैं फ्री राशन। ये गलत है। जन कल्याण सरकारों का धर्म है, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की एहसान हो, नहीं है, अगर वो ठीक है। जनता के बारे में एहसान नहीं है। अगर आप एहसान कर रहे हैं, आप इस बात को समझिए। मैं बार बार लोगों से सुनता हूं, खासतौर से बीजेपी के लोग कहते हैं कि केवल कुछ जल्दी लाख से लोग एक तो जवाब टैक्स देते अनिल हैं। शुक्ला जी का। हर उनको मैं right to व्यक्ति, reply दे दूंगा, संकेत जी, बोलना हर चाहते थे। व्यक्ति इस देश का अगर वो खत्म नमक हुआ। भी हाँ। खरीदता है, अगर वो चप्पल भी खरीदता है, वो टैक्स दे रहा है। मैं- तो टैक्स के मैं कांग्रेस अनिल शुक्ला जी का जवाब जल्दी से। सरकार का जवाब। कांग्रेस के साथी तो मैं कहना चाहता हूँ, क्या जो है लोगों को मकान बना के देना जन कल्याण नहीं है? क्या लोगों को शौचालय बना के देना जन कल्याण नहीं है? क्या लोगों के घरों में मैंने तो बिजली कहा पहुंचाना जन आप कल्याण भी- नहीं है? हम भी देते क्या थे, लोग आप एक भी मिनट दीजिए। एक मिनट एक एक इसको करके एहसान मत एक एक बोलिए। करके सप्पल जी रुकिए, एक 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 मिनट करके बात सुन लीजिए। आप मेरी बात सुनिए। क्या उनको जो है शौचालय देना कोई जन कल्याण नहीं है? क्या उनको जो है क्या नाम है बिजली देना मुफ्त, क्या नाम उनको देना कोई जन कल्याण नहीं? उनके घर तक बिजली पहुंचाना, ये सारे काम अगर कांग्रेस ने आजादी के बाद अब कर मुफ्त दिए बिजली पर तो आप लोगों ने बोला कि ये रेवड़ी एक है। मिनट, एक मिनट। आम आदमी पार्टी इसका जब जवाब मैं बिजली देता दे हूं। रही थी तब आपने बोला वो रेवड़ी है। आपकी इसका बिजली जवाब मैं बिजली, बता रहा हूं। उनकी बिजली रेवड़ी। नहीं, शुक्ला जी, संकेत बता इस रहा हूं, देश संकेत के जी, अंदर संकेत जी, कोई एक इस मिनट। पे कंफ्यूजन संकेत नहीं जी, था। मैं बता रहा हूं। अच्छा, मेरे पास कंफ्यूजन वक्त मोदी जी खत्म ने हो गया पैदा एकदम। किया है। कंफ्यूजन मोदी जी अगले ने पैदा एक
एक छोटी सी ब्रेक लेकर के पीएफआई की डिबेट भी करनी है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हाजिर होते हैं, पीएफआई को लेकर के एक चर्चा होगी ब्रेक के बाद। तो पीएफआई पर अब बैन लग गया है, पीएफआई पर पाबंदी लग चुकी है। 2 बड़े बड़े रेड हुए, उससे पहले कई बार कार्रवाई हुई और आज गैजेट नोटिफिकेशन आ गया कि पीएफआई एक बैंड संस्था है। तो पहले छापे, फिर पाबंदी, अब आगे क्या क्या टेरर फंडिंग करता है पीएफआई? इसको लेकर के बहुत सारे लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। हम जानते हैं राजनीतिक रूप से भी प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन इसको किस तरीके से समझा जाए और देखा जाए, मैं स्वागत करना चाहता हूं गुलाम रसूल दहलवी। आप एक सूफी लेखक हैं। सबसे पहले अब्दुल साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि आप किस तरीके से देखते हैं इस बैन को, क्योंकि जो आरोप हैं वो बहुत ही गंभीर हैं, बहुत ज्यादा। देखिए, असल में मसला ये है कि जिस तरह से पीएफआई पर अब से नहीं बल्कि पिछले 2-3 सालों से जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट लगी हुई है, और इससे पहले हमने देखा कि बाबरी मस्जिद के डेमोलेशन के बाद जो है सिमी पर भी इसी तरह से हुआ था, और दूसरे भी बहुत सारे मामलों में प्रतिबंध नहीं लगाते, लेकिन इस तरह से छापेमारी, पकड़ धकड़ जो है, ये अंधाधुंध गिरफ्तारियां होती हैं कि ताबड़तोड़ छापे मार लो और अंधाधुंध गिरफ्तारियां कर लो, लेकिन कोर्ट में जाकर के कोई सबूत और कोई दलील जो है नहीं रख पाती एजेंसियां। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं और हमारी जो तफ्तीशी एजेंसियां हैं, ये एजेंसियां कहीं ना कहीं शासन के दबाव में काम कर रही हैं, और जो शासन का एक पॉलिटिकल एजेंडा है और एक सोच है, ये बिल्कुल उसी रास्ते पर जो है बढ़ रही हैं। जैसा ऊपर से निर्देश आ गया, अब ये उसको जो है फैला करके उसको किसी ना किसी तरह से कोई एक फ्रेमवर्क फराहम करने का काम कर रही हैं। जिस तरह से ये 250-300 लोगों को इन्होंने ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां करके भर दिया है जेलों में। इससे पहले भी संकेत जी, आपको याद होगा कि सिमी पर लगाया था, और सिमी का इतना प्रोपेगेंडा आज तक भी उसकी मिसाल दी जाती है, दलील देते हैं पीएफआई के मामले में भी, लेकिन आज तक 2 मामलों में भी सिमी के लोगों को ये कसूरवार साबित नहीं कर पाए। और यहां भी टेरर फंडिंग, आतंकवाद, मुल्क के खिलाफ साजिश रचने का मामला, मैं समझता हूं कि ये सारा बीजेपी की जो इस मुल्क में मुसलमानों के ताल्लुक से अलग थलग मुसलमानों को करने की, और मुसलमानों को इस मुल्क के पॉलिटिकल प्रोसेस से बिल्कुल अलग थलग करके डाल देने की, और समाजी एतबार से अब आपका जवाब देने की। बस आपने सुना अब्दुल रहमान आबिद जी ने क्या बोला, अब दहलवी जी का पक्ष सुन लें। तो ये दहलवी जी का बयान सुन लें। के लिए काम कर रहे हैं। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि we Indian Muslims have deeper ideological problem with the PFI and the ideology of PFI. सर हिंदी में अगर जो आइडियोलॉजी शुरू से ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही। हिंदुस्तानी मुसलमानों की जो अक्सरियत है, हिंदुस्तानी मुसलमानों की जो मेजॉरिटी है, वो हमेशा से न सिर्फ पीएफआई बल्कि पीएफआई की तरह हर उस ऑर्गेनाइजेशन, हर उस रेडिकल फंडामेंटलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ बोलती चली आई है, जिन्होंने इस्लाम को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया, जो इस्लाम के ठेकेदार बन बैठे हैं, जो इस्लाम को एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो बरेली के ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब हों, चाहे वो मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो ऑल इंडिया सजा नशीन काउंसिल हो, चाहे वो अजमेर शरीफ के सजादा नशीन हो, हिंदुस्तान की बड़ी तादाद में सारी मुसलमानों की आवाज है वो पीएफआई के खिलाफ है। और उसकी वजह ये है कि पीएफआई ने इस्लाम को एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तौर पे इस्तेमाल किया, नौजवानों को रेडिकलाइज करने में इस्तेमाल किया, बच्चों तक के जहन को खराब किया, सर तन से जुदा का नारा दिया। इसी तरीके से उडुकी के एक क्रिश्चियन प्रीस्ट, एक क्रिश्चियन टीचर के हाथ को काट डाला, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने कुछ इंसल्टिंग रिमार्क्स एलिजेडली लिखे थे। आपकी दलील ये है कि जो रेडिकलाइज करता है वो
जिस धर्म के नाम पर कर रहा है उस धर्म का ही नुकसान पहुंचा रहा है। दहलवी जी और आबिद साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त खत्म हो गया है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और आइए अब आपको सुनाते हैं पीएफआई के बैन को लेकर के लालू प्रसाद यादव ने क्या बोला। उन्होंने ये कहा कि ठीक है बैन किया, लेकिन इसी तरीके से आरएसएस को भी बैन करना चाहिए। पीएफआई का जांच हो रहा है और पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं इंक्लूडिंग आरएसएस, सब पर प्रतिबंध लगाइए। आइए अब आपको बताएं कि कांग्रेस में जो ऊहापोह मची हुई है राजस्थान में, उसमें अशोक गहलोत को लेकर के बड़ी बात चल रही है कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे भी या नहीं। इस पर राजस्थान से बहुत सारी प्रतिक्रिया आ रही है, आइए सुनते हैं। पार्टी हाईकमान सुप्रीम है, यहाँ सीएम सुप्रीम है, तीसरी बार मुख्यमंत्री है, 14 साल हो गए मुख्यमंत्री रहते हुए और पूरा अपना टर्म कंप्लीट करेंगे। और ये मुख्यमंत्री जी, हम आप सबसे ज्यादा विद्वान है, वो जानते हैं किस तरीके से टैकल करना है सिचुएशन को। हाईकमान जो है दिल्ली में वो सुप्रीम है, उनके लिए भी, हमारे लिए, सबके लिए।